गुजरात के गांधीनगर में चल रही 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने टाटा पावर, अडानी, टोरेंट सहित ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों और उनके शीर्ष प्रबंधन के साथ राजस्थान में निहित व्यापक संभावनाओं को लेकर मुलाकात की। उन्होंने थर्मल, सोलर, पवन और हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निवेशकों को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि राजस्थान सरकार इस दिशा में उन्हें हर संभव सहयोग करेगी। जयपुर में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अपने विभाग की पहली समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभाग में चल रही अलग अलग योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और फिर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि 100 दिन की कार्य योजना के बजाय 60 दिन की कार्य योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को तैयार करनी है, ताकि जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा किया जा सके। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने साफ कर दिया कि उनके विभाग में चल रही पिछली सरकार के किसी भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं डाला जाएगा। साथ ही पेंशन योजना और छात्रवृत्ति योजना को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि पात्र व्यक्ति को उनका लाभ मिल सके। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले हम मुख्य रूप से बहुत ऐसे जो काम हैं जो जनता के हित के हैं और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी इस विभाग में हैं, उनके जन कल्याण के काम कैसे हो सकें, जो एप्लीकेशंस हैं उनमें सरलीकरण कैसे हो, उस बारे में हम सब लोगों ने मिलकर आज कार्य योजना हमने बनाई है। विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे देंगे। और सबसे बड़ा कि हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं पिछले 1-1.25 साल से उनकी पदोन्नति जो थी वो रुकी हुई थी। आज हम सब ने मिलकर उस पदोन्नति को भी एक्सेप्ट किया है, उनको पदोन्नति का तोहफा भी दिया है विभागीय अधिकारी को। लगभग उसमें 70 लोग हैं। 70 लोगों को हमने विभागीय पदोन्नति दी है। 244 के करीब और अभी पेंडिंग है पदोन्नति के, उनका भी बहुत जल्दी उनका भी निस्तारण करके उनको भी पदोन्नति का लाभ दे दिया जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर जमकर सियासत हो रही है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया, वैसे ही बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता किस मुंह से राम मंदिर के कार्यक्रम में जाएंगे। कांग्रेस के नेता शुरू से ही राम को काल्पनिक बताते आए हैं। कांग्रेस सरकार शुरू से जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकते कि भगवान राम काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक हैं, तो मैं समझता हूं किस मुंह से वो राम मंदिर में जाएंगे। उनकी मुझे नहीं लगता है कि आत्मा गवाही देगी कि हम लोग राम मंदिर में जाए। जो राम के ही विपरीत हैं, राम की कल्पना के ही विपरीत, तो वो लोग कैसे जाएंगे? जो राम विरोधी हो सकते हैं उनके लिए तो मैं नहीं समझता कि राम मंदिर में जाना उचित होगा। हमने तो हमारी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल है उन्होंने उनको निमंत्रण दिया है, क्योंकि भारत चलता है सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी द्वारा अस्वीकार किए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो वैसे भी राम को काल्पनिक बताती है, लेकिन आस्था से जुड़े इस मामले में उन्हें निमंत्रण को स्वीकार करके आना था। इस विषय में फर्स्ट इंडिया न्यूज से भी बातचीत में जोशी ने कहा कि राम मंदिर सनातन की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और कांग्रेस को इसका सम्मान करना चाहिए। राम मंदिर किसी संगठन का नहीं, ये हिंदुओं की अस्मिता का सवाल है। संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में विधि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। नई सरकार के गठन के बाद आज विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने विधि विभाग के अधिकारियों की पहली बैठक ली। बैठक में मंत्री पटेल ने सभी अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कार्य में नवाचार और पारदर्शिता लाने के लिए कहा। साथ ही विशेष रूप से वादकरण को कम करने सहित कार्य को दुरुस्त गति से संपादित करने के निर्देश दिए। बैठक में नए अपराधी कानून के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान विधि की समीक्षा करने और उनकी प्रासंगिकता पर विचार करने के भी निर्देश दिए गए। महवा पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों में हुए उपचुनाव के परिणाम के बाद 3 ग्राम पंचायतों में हुए उपचुनाव के परिणाम बालाहेड़ी में जश्न का माहौल दिखाई दिया। बालाहेड़ी में
लालंती देवी के विजयी होने के बाद समर्थकों में खुशी व्यक्त है। जहां नवनिर्वाचित सरपंच को मिठाई खिलाकर खुशी जताई गई, वहीं पटाखे चलाकर और डीजे बजाकर जश्न मनाया गया। ग्राम पंचायत गगवाना में सतरूपा देवी और टुडियाना में घनश्याम गुर्जर को सरपंच पद पर निर्वाचित किया गया। सभी सरपंचों के घरों पर जीत का जश्न मनाया गया। बता दें कि टुडियाना, बालाहेड़ी और गगवाना पंचायतों को पूर्व में बेजूपाड़ा पंचायत समिति में शामिल किए जाने के बाद ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा था, लेकिन कुछ दिनों पहले तीनों पंचायतों को मैवा पंचायत समिति में शामिल किए जाने के बाद चुनाव संपन्न कराए गए। धौलपुर के वार्ड नंबर 51 में वार्ड पार्षद के लिए हो रहे उपचुनाव में 66.15% मतदान हुआ। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, जिसमें 1247 मतदाताओं में से 825 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद ईवीएम मशीन को पंचायत समिति धौलपुर में रखवाया गया, जहां पुख्ता पुलिस बंदोबस्त के बीच कल सुबह 9 बजे से मतगणना कराई जाएगी। नगर परिषद के वार्ड नंबर 51 में कराए गए उपचुनाव में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस से शुभांग शर्मा, बीजेपी से कपिल अग्रवाल और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रमोद पचौड़ी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान के लिए कार्यस्थल पाड़ा मोहल्ला में स्थित स्कूल में 2 मतदान केंद्र बनाए गए, जिन पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाया गया। दोनों मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। इसके अलावा पुलिस की मोबाइल पार्टी भी मौके पर मौजूद रही। मतदान के बाद पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ईवीएम मशीन को पंचायत समिति धौलपुर में रखवाया गया, जहां कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ईवीएम मशीन को रखा गया। सिरोही के शिवगंज उपखंड के गोडाना गांव के बांध में 3 दिन पहले डूबे युवक के शव को एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम सहित पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों के बाद आखिरकार 72 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। बांध में डूबा युवक पिंडवाड़ा तहसील के मालेरा निवासी ताराराम था, जो रविवार शाम को गोडाना बांध में अचानक पांव फिसलने की वजह से गहरे पानी में डूब गया था। बांध में पानी ज्यादा गहरा होने के कारण युवक को बचाया नहीं जा सका। जोधपुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने बांध पर पहुंचकर आपदा राहत उपकरणों के साथ 9 जनवरी की सुबह ऑपरेशन प्रारंभ किया। रेस्क्यू टीम के जवानों की तरफ से दिन भर प्रयासों के बाद भी ताराराम का शव नहीं मिला। बुधवार को एसडीआरएफ की टीम ने एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। टीम के जवानों ने जिग जैक और लाइन सर्वे तकनीक से गहन सर्च किया। आखिरकार टीम के अथक प्रयास के बाद घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर ताराराम के शव का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने शव को स्थानीय पुलिस की मोर्चरी में रखवा दिया है, सुपुर्द कर दिया है और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर की तरफ से राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित ऑडिटोरियम हॉल में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष रवि भंसाली और नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद पुरोहित की तरफ से वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई, न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष रवि भंसाली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले 2 साल के कार्यकाल में एसोसिएशन द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया और नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद पुरोहित को साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर पदभार की औपचारिकताएं पूरी की गई। इसके बाद मौजूदा पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान अध्यक्ष रवि भंसाली और अन्य अतिथियों और एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित साल 2022-23 की निर्देशिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि प्रशासनिक न्यायाधीश विजय विश्नोई, न्यायाधीश अरुण भंसाली, न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी, न्यायाधीश दिनेश मेहता, न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग, न्यायाधीश रेखा बोराणा, न्यायाधीश फरचंद अली आदि उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के बेगू थाना क्षेत्र में गैंगरेप के बाद 13 साल की नाबालिग के जहर खाकर सुसाइड करने के मामले सामने आए। नाबालिग पीड़िता ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकियों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। मृतका के पिता ने बेगू थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 2 और 3 जनवरी को नाबालिग से गैंगरेप किया। 4 जनवरी को नाबालिग ने घर पहुंचकर जहर खा लिया। परिजन नाबालिग को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से नाबालिग पीड़िता को चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया और यहां इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया।
परिजनों ने पुलिस को संबंधी सीसीटीवी फुटेज सौंपे हैं। बेगू थाना अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि नाबालिग के अपहरण, ब्लैकमेल, गैंगरेप, सुसाइड करने के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज हुआ। आरोपी सूली मंगरा निवासी भैरूलाल गुर्जर, आंवल हेडा के मुरली मेहर, बेगू के सुनील रिगर और जूनी बेगू के अक्षय शर्मा और बबलू माली के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वारदात करने के बाद सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। कल एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला और उसके ब्लैकमेलिंग का मामला, धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध करके और आरोपी संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें एप्लीकेंट के द्वारा 5 व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट पेश करी है जिनके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। ब्यावर के चांगेट इलाके में दिन दहाड़े एक बाइक चोरी हो गई है। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित भगवान सिंह ने सिटी थाना पुलिस को मामला दर्ज करवाया। पीड़ित ने बाइक चांगेट स्थित सिमरन रेडीमेड के सामने खड़ी की थी और खत्री मार्केट में गया था। तभी थोड़ी देर बाद वापस आने पर बाइक गायब मिली। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। कोटा के नयापुरा में खबरिस्तान के पास भरभरा कर दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 4 बाइक मलबे में दब गई। हादसे के थोड़ी देर पहले ही दीवार के पास बैठकर स्थानीय लोग अलाव जलाकर ताप रहे थे, लेकिन हादसे के दौरान कोई मौजूद नहीं था और इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि खबरिस्तान की जर्जर दीवार के बारे में निगम को पहले भी सूचना दी गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। नयापुरा क्षेत्र में अभी कब्रिस्तान के यहाँ दीवार गिरी है। हम यहाँ पर अलाव ताप रहे थे। रोज का हमारा रूटीन है, इतनी ठंड के लिए हम यहाँ पे अलाव तापते हैं। हम जैसे ही उठे और थोड़ी देर में धमाके से आवाज़ आई और यहाँ पे दीवार गिरी है। ठीक है, जनमाल की हानि हुई है। अगर यहाँ और पब्लिक होती तो शायद ये बहुत बड़ा हादसा तब्दील हो जाता, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 4 गाड़ियाँ जो कि मोटरसाइकिल है, एक वैन है जो क्षतिग्रस्त हुई है। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवराम जैन के मामले में जल्द सुनवाई को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को जस्टिस ने सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस कुलदीप माथुर ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे अन्य बेंच में भेजने के आदेश दिए। पीड़िता ने जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया था, जिस पर 8 जनवरी को सुनवाई के बाद 10 तारीख को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया गया था। इस पर आज सुनवाई होनी थी। अब चीफ जस्टिस के निर्णय के बाद अन्य बेंच में मामले की सुनवाई होगी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट के राजीव गांधी पुलिस थाने में पीड़िता की शिकायत पर कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दुष्कर्म पोक्सो SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया, जिसे मेवाराम की तरफ से FIR को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर कोर्ट ने 22 दिसंबर को मेवाराम जैन सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग के आदेश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को तय की गई। पीड़िता की तरफ से कोर्ट में जल्द सुनवाई को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था। बूंदी के तालेड़ा थाना इलाके में जाल की झोपड़ियों में पानी की विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या करने के मामले में SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि मामला 15 अक्टूबर 2014 का है। जाल की झाड़ियों में खेत में पानी देने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। झगड़े में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने आरोपी देवीलाल, भीमराज और रामराज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने धारदार हथियार और बंदूक से फायरिंग कर 3 लोगों की हत्या कर दी। मामले में 40 गवाह और 81 दस्तावेज पेश किए गए। कोटा के सांगोद में बीच सड़क पर ही 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया और इसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप के हालात बन गए। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया और देखिए, अंदाजा लगाइए किस तरीके से दौड़ा कर पीटा। एक दूसरे पर लाठियों से हमला करने की ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान दोनों गुटों में जो लाठियां चली उसमें 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको सांगोद के MBS अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से कोटा रेफर कर दिया गया। दोनों गुट एक ही समाज के बताए गए और दोनों के बीच जमीनी विवाद को लेकर आपसी रंजिश होना सामने आया।
किसी मामले में दरअसल कोर्ट में जमानत के लिए एक पक्ष पहुंचा हुआ था, तभी दूसरे पक्ष के लोग पहुंच गए और दोनों पक्ष आपस में झगड़ने लग गए। इस दौरान कोटा ग्रामीण एसपी काविंद्र सागर ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दे दी गई और फिलहाल घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। मेरे चाचा जी की लड़की के साथ 1 महीने पहले उन्होंने मारपीट कर ली थी सामने वाले पास, तो आज वो जब गिरफ्तार हुए थे कल, तो हम भी वकील खड़ा करने के लिए गए थे अदालत में बैठे हुए। उसके बाद में हमारे रिश्तेदारी भी है, रिश्तेदार आए ना, मैंने बोला उनसे यार आप इस मैटर में क्यों पड़ते हो। उसके बाद उन्होंने लट्ठों और पाइपों से हमारे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। ये कोर्ट में ही किसी काम से आए हुए थे, कोई वकील साहब के यहाँ पे आए हुए थे, तो वहीं बाहर ही बैठे हुए थे, तो रोड पे ये झगड़ा हुआ इनका आपस में। इनका अब तक ये समझ में कि पहले से भी इनमें कुछ रंजिश चली आ रही है और अभी जो पूछताछ की उसमें कोई झगड़ा इनका पुराना आपस में ज़मीन को लेके भी कोई झगड़ा है, उसकी वजह से इनमें आपसी रंजिश चल रही थी। और इवन 2-3 महीने में कुछ लोगों को हम लोगों ने इसमें पाबंद भी कराया था और भी इनके मुकदमे जो चल रहे हैं। झालावाड़ के झालरापाटन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का 17वां दीक्षांत पासिंग आउट परेड समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी ऋचा तोमर रही, वहीं विशिष्ट अतिथि कलेक्टर अजय सिंह राठौर रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने 306 नव रिक्रूट जवानों को शपथ दिलाई। इस मौके पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट गोपीचंद ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। एसपी ऋचा तोमर ने परेड का निरीक्षण किया। 9 आरक्षकों ने उन्हें परेड की सलामी दी। कार्यक्रम में पुलिस बैंड ने मधुर स्वर लहरियां बिखेरी, वहीं जवानों ने कार्यक्रम में हैरतअंगेज करतब भी दिखाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान विभिन्न प्रशिक्षण में विशिष्ट सेवाओं के लिए मुख्य अतिथि ने जवानों को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कानूनी क्लासेज में नया अमेंडमेंट के साथ इनको जानकारी दी गई है। स्मार्ट क्लासेज की हमने यहाँ पर क्लासेस शुरू की है और उसके अलावा कुछ नवाचार किए हैं। इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मेडिकल कैंप लगाए हैं और उसके अलावा भी आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ने के लिए कोई डिप्रेशन में ना आए, इसके लिए हमने योगा मेडिटेशन के कैंप लगाए गए हैं। आज इनकी पासिंग परेड है जिसमें श्रीमान आईजी साहब चीफ गेस्ट थे, लेकिन कुछ कारणों अपरिहार्य कारणों के कारण से वो नहीं आ पा रहे। आज पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़ उनके आतिथ्य में उनके पासिंग आउट परेड का आयोजन होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर निर्माण में हर कोई अपनी तरफ से सहयोग कर रहा है। भोपालगढ़ के 17 वर्षीय मिथिलेश सेन ने भी गजब का उत्साह दिखाया। उन्होंने अपने पारिवारिक उद्योग लेजर कटिंग मशीन से एमडीएफ से श्री राम मंदिर अयोध्या का हूबहू वुडन मॉडल तैयार कर दिया, जो जल्द ही राम मंदिर को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंदिर 8 इंच ऊंचा और महज 7 इंच चौड़ा है और 11.5 इंच इसकी लंबाई है। इसे लाइटिंग से सजाया गया है। अपनी शॉप अपनी दुकान पर राम मंदिर तैयार किया है, जो हूबहू एकदम जैसा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है वैसा बनाया है। अभी देश में राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उसको देखते हुए एकदम हूबहू एकदम राम मंदिर जैसा ढांचा तैयार किया है, जो कोई भी आदमी अपने घर पर रख के उसकी पूजा कर सकता है। किस चीज़ से बना? ये एमडीएफ से बना हुआ है